चुनाव चोरी हो सकते हैं? क्या एसआईआर चुनाव चोरी का हथियार है? क्या चुनाव आयोग वोट काट रहा है? चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल की कर्नाटक थ्योरी क्या है? राहुल कर्नाटक चुनाव चोरी के सबूत क्यों नहीं दिखा रहे? राहुल के कर्नाटक दावे का फैक्ट चेक क्यों कर रहा है चुनाव आयोग? चुनाव पर राहुल विश्वसनीय या इलेक्शन कमीशन? सर पर तेजस्वी और राहुल के दावों का सच क्या है? बिहार में मृत वोटर के डेथ सर्टिफिकेट की मांग क्यों हो रही है? क्या चुनाव आयोग अपने हर दावे का सबूत देने के लिए जवाबदेह है? क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठ रहे सवाल सही है? क्या एसआईआर विपक्ष के लिए नया ईवीएम है? इलेक्शन कमीशन पर उठ रहे सवाल हकीकत या जुमला? सर, दर्द है या दवा? सर, एसआईआर दर्द है या दवा है? हर गुजरते दिन के साथ यह सवाल बहुत बड़ा होता जा रहा है। जब अचानक बिहार में एसआईआर का ऐलान हुआ तो कहा गया कि वोटर लिस्ट में सही वोटर की एंट्री और गलत वोटर का एग्जिट का यह प्लान है। देश के चुनाव में सही वोटर हिस्सा ले, इसी बात की एक गारंटी है एसआईआर, या फिर आप इसको सर भी कह सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे इसमें न जाने कितने सवाल सामने आने लगे और अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया है कि क्या एसआईआर की मदद से वोटर मैनेजमेंट किया जा रहा है? क्या चुनाव चोरी हो रहे हैं? क्या चुनाव आयोग दल विशेष की टीम बी हो चुका है? हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच मचे घमासान की पूरी पिक्चर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद आपको एसआईआर की फिल्म का हर किरदार और संवाद अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी चुनाव आयोग ने जारी की है। आज बिहार में एसआईआर का पहला चरण पूरा हो गया है। चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में 7 करोड़ 23 लाख फॉर्म जमा हुए हैं। 99.8% फॉर्म जमा हो चुके हैं। 1,20,000 फॉर्म नहीं जमा हो पाए हैं। 65,20,000 वोटर लिस्ट से बाहर हो रहे हैं, आउट हो चुके हैं। इसमें 22 लाख मृत हैं। 35 लाख वोटर बिहार से हमेशा के लिए बाहर चले गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं। 7 लाख वोटर का रजिस्ट्रेशन 2 जगह पर पाया गया है। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो चुनाव आयोग ने बताया था कि बिहार में 7 करोड़ 90 लाख वोटर हैं। ये सुनने के बाद आपके दिमाग में झटका लगा होगा। कई लोगों को दावों पर सवाल खड़े हो रहे होंगे। तो अब आप इस पूरे इत्मीनान से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, बस आप ध्यान से सुनिएगा। आपको पता चल जाएगा कि दुनिया की चुनाव की चोरी सच्चाई है या फिर एक जुमला है, सर दर्द है या फिर दवा। राहुल गांधी कहते हैं चुनाव चोरी हो रहा है। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हजारों गरीब पिछड़े अल्पसंख्यक का वोट कट जाएगा। लेकिन आज शाम को चुनाव आयोग ने बिहार के जब आंकड़े जारी किए तो पता चला कि 99.8% फॉर्म जमा हो गए हैं। मरे हुए वोटर अस्थायी प्रवासी और 2 जगह से रजिस्टर्ड 65 लाख मतदाताओं को हटा दे तो मात्र 1.2 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनके फॉर्म जमा नहीं हो पाए। हालांकि इनके पास अभी 1 महीने का वक्त है, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त से होगी। ऐसे में विपक्ष के उठाए गए सवाल कि फॉर्म कैसे जमा होंगे, लोगों के पास कागजात नहीं है, इन आरोपों को अब किस तरह से देखना चाहिए? बिहार में सर के समय को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे थे, उनकी सच्चाई भी क्लियर हो चुकी है।
सर की कार्रवाई के लिए जितना समय 2025 में मिला है उतना ही समय 2003 में भी मिला था, जबकि बिहार में 15 जुलाई 2002 से 14 अगस्त 2002 तक ही सर की प्रक्रिया हुई थी और 2025 में भी 24 जून 2025 से 25 जुलाई 2025 के बीच कार्रवाई हुई। अब आपके सामने आरोप और उनकी सच्चाई दोनों है। तय कीजिए, सर को लेकर चुनाव आयोग को जो चुनौती दी जा रही है वो कितनी सच्ची है और कितनी जुमला। चुनाव आयोग ने बिना किसी का नाम लिए एक संदेश जारी किया है, जिसमें उसने लिखा है कि क्या बातों से डरकर बहकावे में आकर चुनाव आयोग मरे हुए वोटर्स, अस्थायी प्रवासी, 2 जगह से रजिस्टर्ड वोटर्स, फर्जी मतदाता और विदेशी नागरिकों को बिहार के मतदाता का प्रमाण पत्र दे दे। इन सभी बातों पर विचार करने का यह सही वक्त आ गया है। पिछले 4 दिनों से देश की संसद में काम नहीं हो पा रहा है। सर पर चर्चा को लेकर विपक्ष मांग कर रहा है, सरकार जवाब नहीं दे रही है। आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने विपक्ष से बात की और तैयार कर लिया कि सोमवार से संसद में काम होगा, लेकिन चुनाव आयोग के लिए चुनौती का फ्रंट ओपन है। राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक सीट पर रिसर्च के बाद दावा किया है कि चुनाव आयोग वोट चोरी करता है, चुनाव चोरी करता है। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए। इस दावे का चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक कर दिया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। चुनाव आयोग का सच्चाई परीक्षण कहता है कि कांग्रेस ने हमसे भी कर्नाटक की वोटर सूची नहीं मांगी। इसका जवाब राहुल गांधी ने दिया है। इलेक्शन कमीशन is not functioning as the Election Commission of India. Today they've made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुद्दे पर प्रियंका गांधी के आरोप का भी फैक्ट चेक कर दिया है। Why are they not providing voters lists? It should be a transparent, it's a democracy. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. क्या चुनाव का बहिष्कार? You got it? राहुल गांधी ने कर्नाटक के बारे में लगाए गए आरोपों का एक ट्रेलर दिखाया है, उसे आप भी सुनिए। And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. New voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands, one constituency. Yes. And this is one thing, right? Voter deletion. Voter addition, new voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. चुनाव आयोग और देश को चुनाव चोरी के आरोपों की सच्चाई देखने का इंतजार रहेगा, लेकिन संसद में सर पर एक नया सबूत मांग लिया गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने चुनाव आयोग से कहा है कि बिहार में जिन्हें मृत वोटर कहा जा रहा है, उन 22 लाख के डेथ सर्टिफिकेट देश को दिखाए जाएं। आगे 22 लाख लोगों को डेथ सर्टिफिकेट कहाँ है? 56 लाख हटाएंगे, वो तो आपको जानकारी होगी, लेकिन 22 लाख से ज़्यादा उन्होंने बताया कि जो कि मृतक के तौर पे होता है, तो उन मृतकों के आप जारी करिए, डेथ सर्टिफिकेट कहाँ है? ये सवाल चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया को संदेह के घेरे में खड़ा कर देता है। सबूत की आड़ में ये कह रहा है कि सर से वोटर कम करने का आरोप खारिज नहीं हुआ है, वो अभी भी जिंदा है। विपक्ष अब आयोग से कागज मांग रहा है कि जो 65 लाख नाम काटे गए हैं, उसके कागज की गारंटी क्या है। एसआईआर पर सवालों से देश का दिमाग भर गया है, लेकिन जवाब से पेट नहीं भर रहा।
हर सवाल का जवाब मिल जाए, इसकी एक कोशिश मैंने भी की। एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। पहला सवाल तो यही जो आजकल बड़ा कॉमन सा हो गया है कि क्या चुनाव चोरी हो सकते हैं, जैसा कि राहुल गांधी इन दिनों कह रहे हैं? देखिए, चुनाव 3-4 कारणों से प्रभावित हो सकते हैं। एक तो इलेक्टोरल रोल के मैनिपुलेशन से, दूसरे जब पोलिंग होती है तो उस समय पोलिंग सप्रेशन से, या किसी भी और तरीके से जिसमें कि फर्जी वोटिंग हो जाए, या कोई अनऑथोराइज लोग वोट कर जाएं, या फिर वोट होने के बाद कोई ऐसी घटना हो जाए कि बहुत से लोग वोट ना डालने पाए। तो इन सब कारणों से चुनाव विपरीत रूप से प्रभावित होते हैं। चोरी तो कभी नहीं होते हैं, लेकिन अपने देश में ये रिकॉर्ड रहा है कि हमारे यहाँ फ्री फेयर क्रेडिबल इलेक्शंस लगातार 1951-52 के चुनाव के बाद होते रहे हैं। लेकिन रावत जी, कर्नाटक का एग्जाम्पल देखिए, राहुल गांधी चुनाव धांधली का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी का पूरा प्रोफाइल उन्होंने निरीक्षण उनकी पार्टी ने किया है, ब्लैक एंड व्हाइट में ये पाया गया कि वहां पर धांधली हुई है। क्या कोई पार्टी या कोई आदमी निजी तौर पर ऐसा कर सकता है? क्या ये संभव है? एक्चुअली मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर पार्टी के पास कोई भी सबूत होता है या कोई भी इस तरह की चीज होती है तो वो इलेक्शन पिटीशन लगा के अपनी जीत हासिल कर सकते हैं कोर्ट के माध्यम से। क्योंकि ऐसा कोई पिटीशन लगा नहीं, तो इसलिए ऐसी संभावना मुझे बिल्कुल नहीं लगती कि ऐसी कोई संभावना है कि किसी भी तरह का प्रमाण या कोई ऐसी चीज किसी पार्टी के पास या किसी इंडिविजुअल के पास होगी कि जिससे चुनाव गलत साबित हो सके। जी रावत जी, राहुल गांधी पहले भी आपको याद होगा महाराष्ट्र को लेकर एग्जाम्पल दे चुके हैं कि लोकसभा में कम वोटर थे, विधानसभा के 5 महीने के भीतर मतदाताओं की संख्या बहुत बड़ी तरीके से बढ़ गई, बड़ा मुद्दा बनाया था, आपको याद होगा। देखिए, वो वोट नॉर्मली बढ़ते हैं, नेचुरली बढ़ते हैं। क्योंकि अब क्या हुआ है, पहले तो 1 जनवरी की स्थिति में जो एलिजिबल होते थे 18 साल से ऊपर, उन्हीं का नाम जुड़ता था, पूरे साल नहीं जुड़ता था। अब अमेंडमेंट होके ये क्वालिफाइंग डेट जो है वो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर हो गई है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद 2 डेट्स और आती हैं जिनमें एलिजिबल लोग 18 साल से ऊपर जो हो गए हैं वो नाम जुड़वा सकते हैं। तो इस तरह से जो नाम बढ़ने की संभावना है वो काफी हो जाती है और काफी संख्या में लोग बढ़ते भी हैं। तो क्या ये माना जाए रावत जी कि राहुल गांधी ने जो आंकड़ा दिया वो गलत था? अब मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं स्पष्ट ये कर देना चाहता हूं कि नॉर्मली इतना वोट बढ़ते ही हैं। जी चलिए, मैं आगे बढ़ता हूं, एसआईआर पर लेकर आता हूं इस चर्चा को कि क्या एसआईआर के जरिए वोटों का मैनेजमेंट या मैनिपुलेशन हो सकता है, ये जो पूरी एक्सरसाइज बिहार में चल रही है? देखिए, एसआईआर जो है ये बहुत बृहद इशू बन गया है बिहार के मामले में, क्योंकि इसमें जो चीज सामने है उससे ये लगता है कि इंटेंसिव रिवीजन करने के बाद जिनके नाम कटेंगे और जो जीवित हैं और जो वोट डालने के योग्य हैं, उनके पास समय नहीं होगा अपील करने का। अपील का प्रावधान है धारा 24 में, लेकिन अपील करने के बाद अपने यहाँ अपील का निर्णय जो है महीनों में होता है, दिनों में तो नहीं होता। और ये 30 सितंबर को जब पब्लिश होगी उसके बाद अधिक से अधिक 1 महीने के अंदर इलेक्शन आ जाएंगे, तो वो व्यक्ति जो है वो इलेक्शन में भाग लेने से वंचित हो जाएगा। यही एक सबसे बड़ा वरी है, इसीलिए ज्यादातर लोग चिंतित हैं और इसीलिए बड़ी बड़ी लाइन लग गई है कि हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो ये लगभग 2,97,00,000 लोग हैं जिनको ये प्रूफ 11 डॉक्यूमेंट में से कुछ लेना है। अगर नहीं लेंगे तो ड्राफ्ट रोल में तो उनका नाम आ जाएगा, क्योंकि अभी उन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया 6 जुलाई के एडवर्टीजमेंट से कि आप बिना किसी प्रूफ के अपना फॉर्म जमा कर सकते हो। 6 जुलाई को संडे को विज्ञापन निकाला था सीईओ बिहार ने, तो उसकी वजह से सारे नाम उसमें आ जाएंगे। लेकिन अगर वो मान लीजिए नहीं दे पाए प्रमाण, 11 डॉक्यूमेंट्स में से कुछ नहीं दे पाए, तो शंका उन्हें यह है कि उनका नाम उड़ा दिया जाएगा। अब उड़ा दिया जाएगा फाइनल पब्लिकेशन में, उसके बाद अपील का टाइम होगा नहीं, तो वो इनएलिजिबल हो जाएंगे, वो वोटर लिस्ट में नहीं रहेंगे। इसलिए उनकी चिंता है। तो वो एक चीज है जिस पर हमें लगता है इलेक्शन कमीशन ध्यान देगी, और जो सीईओ हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो सब ध्यान देंगे और ऐसे लोगों को वोट देने से वंचित करने का
नहीं होने देंगे। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की रावत जी कि समय बहुत कम है अब रिवीजन के लिए, अपील के लिए। लेकिन आज ही पहला चरण एसआईआर का पूरा हुआ रावत साहब, जैसा कि आप जानते ही हैं 62 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम सूची से कट रहा है। क्या ये आंकड़ा आपको चौंकाता नहीं है? अब देखिए, इसमें मृत जो हैं या परमानेंटली शिफ्टेड जो हैं या ऐसे लोग जो हैं जिनका नाम कहीं और दर्ज है, ये लोग तो सतत प्रक्रिया के तहत हटते रहते हैं। 2023 का अगर आपको उदाहरण देखें तो 2023 में जब रिवीजन हुआ इलेक्टोरल रोल का तो पूरे देश में वोटर बढ़ने के बजाय कम हुए, विच वाज यूनिक। हर साल बढ़ते हैं, लेकिन 2023 में चूंकि ये प्रक्रिया बहुत सघन रूप से अपनाई गई, उनका नाम कम हुआ। तो ये तो सतत प्रक्रिया है और उसमें वैसे भी हो सकती थी। आप डेड और इन लोगों को निकालना चाहते हैं तो ये तो बिल्कुल वैसे भी हो सकती थी, उसके लिए एसआईआर जरूरी नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो जरूरी इस मामले में होती है जब आपके पास प्रमाण हो कि संदिग्ध लोग हैं जो विदेशी हैं, बाहर से आए हैं, जिनको अधिकार ही नहीं है वोटर बनने का, उनके नाम आ रहे हैं या आ गए हैं, तो उसके लिए जरूरी होता है। तो ऐसी संख्या तो उसमें दिख ही नहीं रही है। जी, यानी आप इशारों में कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया क्यों अपनाई गई है फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन रावत जी, चुनाव आयोग के बारे में, उनके कामकाज के बारे में एक आध दो सवाल आपसे करना चाहता हूं। इन दिनों देखा कि चुनाव आयोग पार्टी बन रहा है, फैक्ट चेक कर रहा है, कांग्रेस पार्टी जो इल्जाम लगा रही है उसका वो जवाब दे रहा है। क्या ये उचित है? देखिए, इलेक्शन कमीशन को हमेशा पार्टी बनना होता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का रेफरी है, अंपायर है। और जब भी कोई इस तरह के मैच होते हैं उसमें सभी पार्टियां जो थोड़ा सा भी नाराज होती हैं कि उनके खिलाफ फैसला हुआ या उनके मन माफिक फैसला नहीं हुआ, वो इलेक्शन कमीशन को पंचिंग बैग समझ के वो लगाती रहती हैं क्रिटिसिज्म। तो इसमें कोई अलग बात नहीं है, इस बार भी वही बात सामने आ रही है। इसलिए मैं इसको कोई अनोखा नहीं मानता और मैं इस बात को कहूंगा कि देखिए, इलेक्शंस ने पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट को या राजनीतिक द्वंद्व को हल करने का कि कौन राज्य करेगा, एक बहुत ही वायलेंट सिस्टम था। लड़ाई, पानीपत की लड़ाई होती थी, बक्सर की लड़ाई होती थी, हजारों लोग मारे जाते थे, तब तय होता था कि कौन राज्य करेगा। उसको रिप्लेस किया है इलेक्शन ने। वो इतना शांतिपूर्वक हल निकालते हैं कि ये राज्य करेंगे और अपने यहाँ ब्लडलेस ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाता है। उसमें अगर कुछ भी ना हो तो ना खबर बनेगी, ना मीडिया के पास कुछ आएगा, लोगों को लगेगा ही नहीं कि इतनी बड़ी इवेंट हो गई। नहीं तो ठीक है। अब आखिर में एक सवाल और रावत जी आपसे। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने चुनाव आयोग से ये कह दिया कि भाई जिन मतदाताओं को आप मृत घोषित कर रहे हैं उनके डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए। क्या ये उचित है? ऐसा हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है देखिए, कानूनन जिसको डेथ सर्टिफिकेट इशू करने का अधिकार है वही करेगा। इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन कभी इसको जारी नहीं कर सकता। वो अपनी वोटर लिस्ट के डेटाबेस को लिंक कर देते हैं बर्थ एंड डेथ रजिस्टर के डेटाबेस से कि जितने डेड हुए हैं वो हमें मिल जाएं और हम उनका नाम इसमें से हटा दें। और वो बिल्कुल सही प्रक्रिया है। बाकी डेथ सर्टिफिकेट और ये सब इशू करना जिसका अधिकार है कानून के तहत वही इशू करेगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओपी रावत साहब, एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद।